नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। बिल के समर्थन में लगभग 455 और विरोध में 2 वोट पड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना बिल अधूरा है। वहीं अमित शाह ने कहा है कि आरक्षण जनरल, एससी और एसटी में समान रूप से लागू होगा। चुनाव के तुरंत बाद ही जनगणना और डिमिल्टेशन यानी कि परिसीमन कराया जाएगा। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। बिल के कानून बनने के बाद लगभग 181 महिला सांसद हो जाएंगी। ये आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा में लगभग 540 सीटों में से 131 एसटी एससी के लिए आरक्षित है। इनका 1/3 यानी कि 44 सीटें एसटी एससी महिलाओं के लिए रहेंगी। तब बाकी महिलाओं के लिए लगभग 135 सीटें बचेंगी। तो वहीं आज महिला बिल को लेकर राज्यसभा में बहस होने वाली है। कल लोकसभा में इसको लेकर बहस हुई थी। सारे नेताओं ने अपना पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात रखी है। साथ ही साथ अगर हम बिल की बात करें, महिला बिल की बात करें, तो बिल के समर्थन में लगभग 444 और विरोध में 2 वोट पड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना बिल अधूरा है, यानी कि ओबीसी आरक्षण के बाद भी महिला बिल में ओबीसी आरक्षण के बाद भी महिलाओं को इसमें आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं अमित शाह ने कहा है कि आरक्षण जनरल, एसटी और एससी में समान रूप से लागू होगा। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि आज विशेष सत्र का तीसरा दिन है और लगातार कल भी महिला बिल को लेकर बात हुई थी, आज भी जो है राज्यसभा में इसको लेकर बहस होगी, लेकिन यहाँ पे महिला बिल जो है वो फोकस कर रहे हैं 2 दिन से। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा क्लियर होता नजर नहीं आ रहा है कि आखिर विशेष सत्र जो है वो क्यों बुलाया गया है, क्या कुछ आगे संभावनाएं हो सकती हैं और क्या क्या सामने आ सकता है। देखिए, अभी स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है कि महिला बिल के अलावा और क्या आ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल गुप्त रूप से हो सकता है कि कोई बिल आज शाम तक या कल लाया जाए। लेकिन महिला बिल के लिए ये कहना चाहूंगा कि ये भी एक अच्छा बिल है, लेकिन इसे लागू तब किया जाएगा जब ये परिसीमन समाप्त होगा। और परिसीमन में कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे और 26 तक परिसीमन समाप्त होने के बाद जो 27 के जो विधानसभा चुनाव है और 29 में जो लोकसभा चुनाव है, उन चुनाव में ही इसका उपयोग होगा। देखिए, कल और परसों, आज चौथा दिन है, लेकिन कल और परसों जिस प्रकार से महिला बिल पर बातचीत हुई है, उससे लगता है कि राज्यसभा में बहुत ज्यादा इसमें बहस होगी नहीं, क्योंकि सभी पार्टियों ने मिलकर ही इसमें वोटिंग की है और वोटिंग जो है महिला बिल के पक्ष में की है। तो ऐसे में लगता है कि आज राज्यसभा में उसी प्रकार जैसे कल बहस हुई, उसी प्रकार कुछ बहस होने के बाद इसे पास कर दिया जाएगा। कारण राज्यसभा में मेंबर्स भी वही लोग हैं जो इन पार्टियों ने उन्होंने उनको बनाया है। तो इसी कारण से तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में ये बिल पास होने में अब कोई परेशानी आएगी नहीं। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कल 456 लोग उपस्थित थे, मतलब सांसद उपस्थित थे और 456 में से 454 लोगों ने पक्ष में वोट दिया है और 2 वोट जो है वो विपक्ष में गिरा है। तो वो 2 वोट जो विपक्ष में गिरे हैं, उनमें से ये दोनों ही जो है, जो ओबीसी के जो पार्टी है, उस पार्टी के दोनों सदस्यों ने वोट विरोध किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है उन्होंने एक कलंक का टीका लगा लिया है महिलाओं के विरोध में जाके। उनको आगे जाके महिलाओं को जवाब जरूर देना पड़ेगा। जब सदन पूरी तरह से साथ था, तुम क्यों नहीं रहे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो वोट नहीं है, ये दोनों सांसदों के ऊपर एक कलंक का टीका लगा है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो है इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और शुरू से ही जब विरोध कर रहे थे, लेकिन उस मुद्दों पर सरकार का साथ देना हर सांसद की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब ये आधी आबादी की बात थी तो उनपे उसमें सहयोग दिया जाना चाहिए था। जिस प्रकार से सभी दल एक साथ होके, सभी सांसद एक साथ होके वोटिंग की है, उससे लगता है कि भारतीय जो परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए सभी कल तत्पर थे। आज ये देखना योग्य होगा कि इस बिल पर कितनी बहस होती है और उस पे कितने जल्दी ये पास हो जाता है। जैसे राज्यसभा में पास आएगा तत्काल चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जैसे होगा वैसे ये बिल लागू तो हो जाएगा, लेकिन अमल में लाया जाएगा आगामी 2027 में चुनाव में और 2029 के चुनाव में। और आज जो है मुझे लगता है कि आधे दिन या पूरे दिन के जो है हो सकता है कि लास्ट में जाके ये बिल पास हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज शाम को या कल कोई और भी कोई बिल ला सकते हैं। बिल्कुल साइलेंट मोड पे है, सभी लोग यही विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं खाली महिला बिल पारित करके समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी कोई बिल इसमें आ सकता है और हमें देखना होगा कि ये बिल कब पारित किया जाता है और उस बिल पर कब चर्चा होती है। यदि कोई नया बिल और या कोई देश के लिए या कोई हिडन एजेंडा के तहत कोई बिल लाते हैं। जी जयश्री जी, जैसे कि आपने ओबीसी की बात कही, तो यहाँ पे कल राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ये बिल अधूरा है। क्या कहना आपका इस पर? नहीं, देखिए, कानूनी रूप से एक बिल के भीतर, एक कानून के भीतर आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं लाया जा सकता है। तो ये कानूनी रूप से जो है वो ओबीसी का जो बिल है वो ला नहीं सकते हैं। इसी कारण से ओबीसी को इसको शामिल नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि ये केवल महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, और ये जो 33% जो महिलाएं हैं उसमें ओबीसी महिलाएं भी आएंगी, तो इसीलिए जो है आरक्षण के भीतर आरक्षण लाने की जो प्रथा है ये गैरकानूनी है। इस कारण से उसमें ओबीसी का बिल नहीं ला जा सकता है। मुझे लगता है कि ये जो मांग उन्होंने की है ये वाजिब नहीं है, और ये वो भी जानते हैं। केवल ये ओबीसी को संतुष्ट करने के लिए एक भाषण में एक हिस्से में उन्होंने ये मांग की है। जी जयश्री जी, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक देश एक चुनाव को लेकर बहस हो रही थी। अगर एक देश एक चुनाव जैसी कोई चीज आती है तो क्या संभावना है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को टाला जा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्शन टाला नहीं जाएगा। और ये चीज जरूर हो सकती है, जिस प्रकार से फोटो सेशन हुआ है तो ये फोटो सेशन अंतिम सत्र में किया जाता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक सत्र अभी बचा हुआ है। और उसके बावजूद जब फोटो सेशन हुआ तो हो सकता है कि पूरी तरह से लोकसभा जो है ये इस बार जो सरकार है इसे भंग कर दे और साथ में चुनाव कराए। मतलब जिसे आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो सकता है कि उसको पहले खींच के लाके उसको इलेक्शन करा दिया जा सकता है। तो ये संभव है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि जयश्री जी ने बताया कि ये चुनाव जो है, अगर एक देश एक चुनाव जैसा कुछ होता है तो आगे बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन इसको टाला नहीं जा सकता है। एक साथ हो सकते हैं चुनाव, लेकिन इसको टाला नहीं जा सकता है। साथ ही 1/3 जो है यानी कि 44 सीटें ऐसी महिलाओं के लिए रहेंगी ही, और तब बाकी महिलाओं के लिए लगभग 135 सीटें ही सामने आएंगी। चलिए बढ़ते आगे, जहां पर महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ। इसके बाद गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 2 कद्दावर महिला नेता आमने सामने नजर आने वाली हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जहां भिलाई में होने वाले पार्टी के अब तक के सबसे बड़े महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगी, तो वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी
दुर्ग जिले में ही पाटन में जनसभा को संबोधित करेंगी। राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ का आंकड़ा रखने वाली ये दोनों महिला नेता चुनावी साल में अपनी अपनी पार्टियों को ऑक्सीजन देने का काम कर रही हैं। एक तरफ प्रियंका तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी मोर्चा संभालती नजर आएंगी। अमेठी में राहुल गांधी को मात दे चुकी स्मृति की सभा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से हो रही है और परिवर्तन यात्रा के बहाने बीजेपी ने भूपेश बघेल के किले को भेदने की भी कोशिश की है। तो वहीं यहाँ पर दोनों कद्दावर महिला नेता जो हैं वो आमने सामने टक्कर देती नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ में इन दोनों का आमना सामना होगा। महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया है। इसके बाद गुरुवार को छत्तीसगढ़ में ये दोनों महिलाएं जो हैं वो सामने नजर आएंगी आमने सामने, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जहां भिलाई में होने वाले पार्टी के अब तक के सबसे बड़े महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगी। तो वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दुर्ग जिले के ही पाटन में जनसभा को संबोधित करेंगी। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरज पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी, यहाँ पर महिला आरक्षण बिल जो है मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में दो कद्दावर महिला नेता जो हैं वो आमने सामने नजर आने वाली हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और यहाँ पर स्मृति ईरानी दोनों आमने सामने टक्कर देती नजर आएंगी। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? सूरज पाठक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो दो कद्दावर महिला नेता हैं वो आमने सामने नजर आने वाली हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जहां भिलाई में होने वाले पार्टी के अब तक के सबसे बड़े महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगी। तो वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दुर्ग जिले के ही पाटन में जनसभा को संबोधित करेंगी। राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ का आंकड़ा रखने वाली ये दोनों महिला नेता चुनावी साल में अपनी अपनी पार्टियों को ऑक्सीजन देने का काम कर रही हैं। वहीं एक तरफ प्रियंका तो दूसरी तरफ स्मृति मोर्चा संभालती नजर आएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों नेता जो हैं वो आमने सामने टक्कर देती नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ इनकी रणनीति है कि ये लोग आमने सामने आ रही हैं? अभी तक फिलहाल तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया था जो अपनी अपनी पार्टी को ऑक्सीजन देते नजर आए, लेकिन अब यहाँ पर भाजपा से स्मृति ईरानी तो कांग्रेस से प्रियंका गांधी अपनी अपनी पार्टी को संभालती मोर्चा संभालते नजर आएंगी। और अमेठी में राहुल गांधी को मात दे चुकी स्मृति की सभा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हो रही है और परिवर्तन यात्रा के बहाने बीजेपी ने भूपेश बघेल के किले को भेदने की भी कोशिश की है। तो बीजेपी लगातार अपनी तैयारी कर रही है। ये खबर सामने आई है कि बीजेपी ने भूपेश बघेल के किले को भेदने की कोशिश की है, यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है यहाँ पे कांग्रेस को जोरदार टक्कर देने के लिए। साथ ही अगर हम यहाँ पर टक्कर की अगर बात कर रहे हैं तो बीजेपी से स्मृति ईरानी और यहाँ पर कांग्रेस से प्रियंका गांधी एक दूसरे को टक्कर देती नजर आ रही हैं। क्या कुछ इसमें इनकी रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये जानने वाली बात होगी। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में ये दोनों कद्दावर नेता जो है महिला नेता ये आमने सामने नजर आएंगे, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जहां भिलाई में होने वाले पार्टी के अब तक के सबसे बड़े महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगी। तो वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दुर्ग जिले के ही पाटन में जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही अगर हम यहाँ चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि स्मृति ईरानी आके यहाँ पर अपनी पार्टी का मोर्चा संभाल रही हो और प्रियंका गांधी यहाँ पर आकर अपनी पार्टी का मोर्चा संभाल रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही होने वाला है, कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है जहां पर ये दो महिला कद्दावर नेता जो हैं वो आमने सामने एक दूसरे को टक्कर देती नजर आने वाली हैं। यहाँ पर इनकी क्या रणनीति है, ये दोनों आमने सामने क्यों आ रही हैं, ये जानने वाली बात होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भिलाई में होने वाले पार्टी के अब तक के सबसे बड़े महिला सम्मेलन में सम्मेलन में शिरकत करेंगी। तो वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी
दुर्ग जिले के ही पाटन में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद तिवारी जी, जैसा कि अभी तक मध्य प्रदेश में भी चुनाव की तैयारी लगातार चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी आमना सामना करती नजर आएंगी और एक दूसरे को अपनी अपनी पार्टी जो है वो अपना मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगी। क्या कहना आपका इस पर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी महिला आरक्षण जिसको मोदी जी ने संसद में मतलब पेश कर दिया, अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन उसको पेश कर दिया, उसमें समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ पे आते तो छत्तीसगढ़ में बड़ी दिलचस्प कहानी हो जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये दोनों जो महिलाएं हैं, ये दोनों शक्तिशाली महिलाएं। इधर कांग्रेस से प्रियंका गांधी है, तो बीजेपी से जो है अपनी स्मृति ईरानी है। और स्मृति ईरानी वो है जिसने राहुल गांधी को अमेठी में हराया था। तो कहीं ना कहीं टक्कर जबरदस्त। लेकिन सवाल उठता है कि इन दोनों की अगर सभा एक ही दिन रखी गई तो इससे जनता को क्या फायदा मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इसमें पेड़ जमाने की कोशिश कर रही है। उसका जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से वो जनता के बीच जा रही है और अपनी योजनाएं बता रही है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार ने जो भी कार्य वहाँ किए हैं उसको बताने के लिए प्रियंका गांधी आ रही हैं। तो दोनों महिलाओं को बीच में संबोधित करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बात है 98.2% से ज्यादा महिला वोटर वहाँ पे छत्तीसगढ़ में है। तो दोनों महिलाएं ये सोच रही है कि महिला आरक्षण का फायदा लेके इनको अपने पक्ष में कर लिया जाए। अब सवाल उठता है, दोनों राजनीतिक महिलाएं जब आएंगी तो जनता को क्या सौगात देगी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी पूरे 5 साल की अपनी जो सुविधाएं और योजनाएं उसका लाभ जनता को बताएंगी, क्योंकि सरकार उनकी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जा रही है, तो वो इनकी नाकामियों को बताएंगी। कांग्रेस सरकार की जो 5 साल की नाकामी है उसको जनता के सामने पेश करेंगी। तो दूसरे प्रियंका गांधी जो है जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धि रखेंगी। तो कहीं ना कहीं दोनों की खींचतान जारी है। और बोलने में मैं आपको बता रहा हूँ, स्मृति ईरानी बोलने में बहुत तेज है, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पे स्मृति ईरानी जो है भारी पड़ेगी इसमें। जी विनोद जी, जैसा कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपनी पार्टी का मोर्चा संभालते हैं और एक दूसरे को एक ही दिन टक्कर देते हुए नजर आएंगी, क्या बीजेपी की क्या इसके पीछे रणनीति हो सकती है? क्या बीजेपी प्लान कर रही है? देखिए, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं। उनकी विधानसभा जो क्षेत्र है उससे भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो उनका पर्चा चल दिया है और विजय पाटन को टिकट दे दिया है। उम्मीदवार विजय पाटन को बना दिया है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ से विजय पाटन जो भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता है और भूपेश बघेल को टक्कर देगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के घर में सेल लगाई है। और किस तरह से जहाँ हम योजनाएं लेके आ रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं या आसपास जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जो योजनाएं दे रही है वो जनता के बीच लेके जा रही है जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। और ये जनता के सामने अपनी एक छवि प्रस्तुत करेगी, जनता के लिए हमने वोट किया है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, ताकि आपके प्रदेश का विकास हो। कहीं ना कहीं यही मुद्दे को लेकर स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी दोनों मैदान में आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है, एक तरफ जिसकी सरकार है उससे प्रियंका गांधी आ रही है, और जो विपक्ष में है उसकी तरफ से केंद्रीय मंत्री आ रही हैं। तो अब दोनों किस तरह से महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं को संतुष्ट करती हैं या किस तरह से अपने पक्ष में वोट करती हैं, ये जो उनके उद्बोधन के बाद ही क्लियर होगा इसमें। जी विनोद जी, यहाँ पर दोनों पार्टी की दोनों महिला कद्दावर नेता जो है सामने आने वाली हैं। मैं जानना चाहूंगी कि दोनों पार्टियों में से किसके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा छत्तीसगढ़ का चुनाव? देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी को आना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार लगातार वहाँ काम कर रही है। आपको बता दूं, वहाँ उनने भूपेश बघेल ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो जनता के बीच चर्चा का विषय। और भूपेश बघेल के बारे में एक बात कही जाती है कि जन जन के बीच पहुंचा हुआ नेता है। अगर किसी सभा में ये जाए और कोई आदमी इसको हाथ हिला के बोलते तो उसका नाम बता देता है कि ये आदमी ये है। तो महिला कहीं भूपेश बघेल जो है अगर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बना है तो उसको इतनी जानकारी है कौन कहाँ है, और जनता के बीच जिसका जादू सरोकार रहता है वो ही चुनाव में जीतता है। अगर अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो कांग्रेस ने अपना जनाधार बहुत ज्यादा वहां बना के रखा है, और भारतीय जनता पार्टी को अपना जनाधार बनाने के लिए अंगद की पेड़ की तरह जरूर कांग्रेस को हिलाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंगद की पेड़ की तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जम चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच जाके लुभावने वादे नहीं, लुभावने वादों से काम नहीं चलेगा। वास्तव में जो ये देश को उससे बढ़कर अगर ये कुछ प्रस्तुत करेंगे जनता के बीच तो कुछ पासा पलट सकता है, नहीं तो ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि आने वाले समय में क्या होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
तो यहाँ पर ये सामने नजर आ रहा है कि बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है वो चुनौतीपूर्ण रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा के बहाने बीजेपी ने भूपेश बघेल के किले को भेदने की भी कोशिश करती है। और बढ़ते आगे, जहां हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो हुड्डा ने इससे लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जताई है और पार्टी छोड़ने की धमकी भी दी है। पूर्व सीएम अपने बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर हुड्डा खेमा इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनोल पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीवाल की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के कैथिल में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। इनेलो ने इस रैली के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता भेजा है। इनमें से कई दल ने रैली में आने की हामी भी भर दी है। वहीं बीजेपी की घेराबंदी की इस क्रम में इनेलो ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी रैली का निमंत्रण दिया है। हालांकि हुड्डा ने इस रैली में शामिल नहीं होने के संकेत दे दिए हैं। तो वहीं यहाँ पर हुड्डा जो है वो नाराज होते नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी, जैसा कि यहाँ पे हरियाणा के आम आदमी पार्टी के बाद जो इंडियन नेशनल लोकदल INLD ने कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस छोड़ देंगे। क्या कहना आपका उस पर? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली आज से नहीं, शुरू से आक्रामक रही है और उन्होंने अपनी शर्तों पर ही राजनीति जी। और कांग्रेस में भले ही रहे हों, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की गाइडलाइन को कितना फॉलो किया है, ये उनकी सारी जो गतिविधियां हैं। जी। यदि हम बात करें अभी की ही की 17 अगस्त को मतलब 2017 की बात करें तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी और उस समय भी अटकलें चलाई जा रही थी अगस्त 2017 में कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। जी। और उसके बाद में जब धारा 370 वाला जो मामला था उसकी उन्होंने समर्थन किया था। और 2019 के जब ये बात है कि एक तरफ से उस समय 2019 में कांग्रेस वैसे ही मुसीबत के दौर में थी और क्योंकि हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके एक कद्दावर नेता है भूपेंद्र हुड्डा, वो हर बार अपने बगावती तेवर दिखाते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि वो ये जो उनकी गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, ये उनके दबाव बनाने की राजनीति। बता दूं कि रोहतक में परिवर्तन रैली के मंच से उन्होंने खुद को पाबंदियों से मुक्त बताया था। उस समय कांग्रेस ने वहां पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। जी। लेकिन उन्होंने उस समय स्पष्ट कर दिया था, खुद उन्होंने कह दिया था कि हरियाणा मुख्यमंत्री पद का दावेदार मैं ही हूँ, या तो कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के बिना। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था उस समय के चुनाव में। और उस समय जब जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कही गई तो मोदी सरकार पर उन्होंने मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया था जी। और ये कहा था कि मेरी पार्टी भी कुछ भटक गई है, वो पहले वाली कांग्रेस अब नहीं रही। तो उन्होंने इस बात का 370 का समर्थन जो किया था वो देशभक्ति की बात उन्होंने कही थी कि ये देशभक्ति की बात है तो वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन से भी इधर जा सकते हैं, उससे अलग भी जा सकते हैं। जी। तो ये इस तरह की चर्चाएं हैं, इस तरह की जो उनकी कार्यशैली है, हमेशा उनकी वो चीजें चर्चा में रहती हैं। तो ये एक कोई नई चीज नहीं है। अब जैसा कि अभी आपने बताया कि जो इनेलो है उसको लेकर के बातें हैं कि INDI गठबंधन जो है आमंत्रित किया गया है, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। तो ये इनकी नाराजगी अपनी जगह है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि वो चाहते हैं कि वहाँ उनका वर्चस्व है तो वर्चस्व बना रहे। बिल्कुल, है ना। क्योंकि ये जो इनेलो है ये उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में सम्मान दिवस रैली आयोजित करने जा रही है।
तो इसमें जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और टीएमसी, ये इन सबके को न्योता भेजा गया है रैली के लिए, क्योंकि इन्हें भी जो है अपना वर्चस्व दिखाना चाह रही है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी जो उनकी चित परिचित शैली है वो सामने आ रही है। सूरज जी, जैसा कि यहाँ पर हुड्डा नाराज होते नजर आ रहे हैं, कहीं ये इन्हें सीटों का डर तो नहीं है, इस वजह से ये नाराज होते नजर आ रहे हैं? नहीं, बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है सीटों की कि यहाँ पर जैसे आम आदमी पार्टी से तो पहले उन्होंने स्पष्ट कर दी कि आम आदमी पार्टी के यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस अपने दावेदार खड़े ना करे जी। अब वहाँ की जो 10 सीटें हैं उन सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा। इससे पहले भी 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद सोनीपत से चुनाव लड़ा था जी। और उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने रोहतक से चुनाव लड़ा था। ये बात अलग है कि दोनों चुनाव हार गए थे, क्योंकि सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसी संभावना कम है। ये सीटें इनके एरिया में आती हैं और इन क्षेत्र में आती हैं जी। तो ऐसी स्थिति में ये सीटें छोड़ देंगे ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यदि उनको लग रहा है कि यदि इनेलो को गठबंधन में शामिल कर लिया गया है और इन पार्टियों का चाहे टीएमसी हो, आप हो या राजद हो, इनका अगर समर्थन मिलता है तो वो अपनी सीटें यहाँ बढ़ाने की बात कर सकते हैं कि वो सीटों का आरक्षण की। लेकिन जहाँ तक इनकी कार्यशैली है उनकी हुड्डा की, तो वो अपनी कार्यशैली के लिए जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कार्यशैली से इतर नहीं जाएंगे, वो किसी चीज पर समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो कह सकते हैं पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए कि कांग्रेस की सरकार आने पर मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा या मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, चाहे कांग्रेस के साथ बनूं या कांग्रेस के बिना बनूं, तो उनकी जो कार्यशैली है उससे सभी लोग परिचित हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनको जो है भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी झेलनी पड़े। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत चर्चा करके तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बाद इंडियन नेशनल लोकदल INLD से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं पर पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए हैं और नाराज होते नजर आ रहे हैं और सूत्रों की माने तो ये कांग्रेस पार्टी छोड़ने की भी बात सामने आ सकती है इनकी, क्योंकि ये काफी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से काफी नाराज होते नजर आ रहे हैं। ये सीटों का मसला हो या चुनाव से संबंधित कोई ना कोई मसला तो जरूर होगा। तो हुड्डा की नाराजगी से हालांकि इंडिया गठबंधन में थोड़ी हलचल मचेगी ही, क्योंकि हुड्डा एक बड़े नेता हैं और अगर इनकी पार्टी छोड़ने की बात सामने आती है तो कुछ ना कुछ जो है इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर चुनौतियां नजर आ सकती हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।